22 साल की जवान पत्नी का बूढ़ा पति आखिर आधी रात को क्यों चीखता था। बहुत गर्मी की वजह से मैं कमरे की बजाय खुली छत पर सोने के लिए अपनी चारपाई डालकर लेट गया। गर्मी थी, ऐसा लगता था जैसे गर्मी से मेरा दम घुट जाएगा। मैं उस वक्त के बारे में सोच रहा था जब मैं अपना घर छोड़कर बाबा के साथ यहाँ इस नए शहर में चला आया था। मुझे अपनी जगह लेटे लेटे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बस इधर से उधर करवटें बदल रहा था कि अचानक ही मुझे दर्दनाक चीखें सुनाई दी और मैं घबरा कर उठ बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ में चीख रहा हो। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। आज तो पत्ते भी हिलने से इनकार कर चुके थे। वो आवाज़ बहुत ही हल्की सुनाई दी थी। जब दोबारा आवाज़ न आई तो मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हो गया है या गर्मी ने मुझे पागल कर दिया है। आधी रात को इंसान को ऐसे ही ख्याल आते हैं और मैं तो पहली बार इस खुली छत पर सो रहा था। लेकिन कुछ ही देर में दोबारा वही दर्दनाक चीखों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि वाकई कोई दर्द से चिल्ला रहा है। लेकिन कौन? और जब मैंने इस धीमी आवाज़ का एहसास किया तो मुझे पता चला कि आवाज़ हमारे पड़ोस वाले घर से आ रही है। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस घर में कौन लोग रहते हैं, लेकिन रात के इस पहर उनके घर में इस तरह की आवाज़ें आना अजीब बात थी। मैं घबरा गया कि कहीं वह लोग किसी परेशानी में ना हो, लेकिन मेरा उनसे इतना ज़्यादा वास्ता नहीं था कि मैं मुंह उठाकर रात के इस पहर उनके घर चला जाता। कुछ देर तक चीखों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और मैं बेचैनी से यहाँ वहाँ चलता और फिर कोई 1 घंटे बाद ये सिलसिला बंद हुआ तो मुझे भी नींद आ गई। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये बात मेरे दिमाग के किसी हिस्से में बैठ गई कि रात पड़ोस वाले घर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था। लेकिन मैं ये बात किससे पूछता और ऐसा क्या करता जो मुझे पता चल जाता कि पड़ोस वाले घर से रात को चीखों की आवाज़ें क्यों आ रही थी। मैं उन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि बाबा ने मुझे हुक्म सुना दिया, जब तक हम इस शहर में हैं मुझे यहीं नौकरी करनी है और मुझे नौकरी ढूंढना शुरू कर देनी चाहिए। मैंने बाबा के आगे एक अच्छे बेटे की तरह सर झुका लिया और इसी दिन मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन नौकरी मिलना आसान तो नहीं था। मैं जानता था कि मुझे कई रोज़ जूते घिसने थे। बाबा चाहते तो किसी अच्छी कंपनी में मेरी सिफारिश भी कर सकते थे, लेकिन मेरे बाबा बहुत ही ईमानदार और उसूलों के पक्के थे। वे सिफारिश कामों के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि मैं अपनी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। बाबा ने बचपन से ही हमें ऐसी ही शिक्षा दी थी, इसलिए हमें भी बाबा की पोस्ट का फ़ायदा उठाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। सारा दिन धूप गर्मी नौकरी के लिए परेशान होकर शाम को घर लौट रहा था कि तभी मैंने पड़ोस वाले लोगों को उनके घर से बाहर निकलते देखा। वे दोनों ही किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे रात के वक्त उनके घर में कुछ हुआ हो। इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया था। इतना तो मैं जानता था कि ये चीखें उन्हीं के घर से आ रही थीं और इसी बुढ़े की थी जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद था, मगर उसके चेहरे पर ना ही तकलीफ़ के आसार थे और ना ही किसी गड़बड़ के कोई आसार। तो फिर आधी रात को उसे क्या हुआ था? वे दोनों मियाँ बीवी तो मेरे लिए अजीब बनते जा रहे थे। मैं थक हारा घर में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह लाइट नहीं थी और गर्मी से मेरी जान जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खाना खाया और 10 बजते ही छत पर जाकर लेट गया, लेकिन आज फिर उन्हीं चीखों की आवाज़ों ने मेरा सुकून बर्बाद कर डाला। मुझे बेचैनी हो रही थी। पता नहीं ये क्या माजरा था जो उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, जबकि शाम को तो वह बिल्कुल अच्छे खासे नज़र आ रहे थे। किस्मत भी उन्होंने क्या खूब पाई थी। उम्र के इस हिस्से में आकर भी वो न सिर्फ तंदुरुस्त है, बल्कि बीवी भी उन्हें बहुत हसीन और कम उम्र की मिल गई थी। ऐसी बीवियां तो जवान मर्दों को भी जल्दी नहीं मिलती। जब से मुझे ये पता चला था कि 22 साल की लड़की 70 साल के बूढ़े की बीवी है, मुझे इस लड़की की किस्मत पर बहुत ही दुख होता था और उसकी किस्मत पर तरस आता था। वह लड़की तो किसी जवान और खूबसूरत इंसान को डिजर्व करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे हालात में उसे इस बुड्ढे के साथ जोड़ दिया था
कभी कभी वह बहुत ही खामोश और गुमसुम सी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी परेशानी में हो या फिर बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी घसीट रही हो। मैं जब भी उसे उदास और गुमसुम देखता तो सोचता कि उससे पहले पूछ लूं आखिर उसने क्या देखकर बुढ़े से शादी की थी, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो जाता कि यह उनका निजी मामला है। क्या पता उसने दौलत के लिए ऐसा किया हो या फिर मोहब्बत में। जो भी था, मैं कौन होता था उसकी जाति मामले में दखल अंदाजी करने वाला। लेकिन अब इस बुढ़े की चीखों की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मैं सोच में पड़ गया था कि इस बुढ़े को आधी रात को क्या मसला हो गया था जो इस तरह से चीखता चिल्लाता है। ऐसा लगता था जैसे कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो और वह दर्द से तड़प रहा हो। लेकिन उनके घर में उन दोनों मियाँ बीवी के सिवा और था ही कौन जो इस बुढ़े को कोई तकलीफ़ पहुंचाता। वह लड़की तो खुद ही इसके आगे सर झुकाए खामोश रहती थी। वह रात भी मैंने ऐसे ही सोचते जागते गुजार दी। आने वाली 2-4 रातें ये तमाशा ऐसे ही जारी रहा और जब मेरे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने सोचा कि इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूँगा। आखिर ये बुढ़ा आधी रात चीखे क्यों मारता है, उन्हें क्या तकलीफ़ है, जबकि मजबूर तो बेचारी उसकी बीवी है। यही सोचकर मैंने चुपके से उनके घर जाने का फ़ैसला कर लिया। वैसे भी मैं उम्र के जिस हिस्से में था वहाँ अक्सर लड़के एडवेंचर्स होते हैं और मुझे ये काम भी कोई एडवेंचर जैसा लग रहा था। हम जिस जगह रहते थे ये सोसाइटी जैसा इलाका था और यहाँ तकरीबन सारे ही घर एक जैसे बने हुए थे और सबकी छतें आपस में मिली हुई थी। ये कोई 5वीं या 6ठी रात थी जब मैं खामोशी से अपनी छत पर लांघ कर उसकी छत पर गया और दबे पांव जीना उतर कर घर के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सामने का मंजर देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच ली हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 22 साल की यह लड़की सब कुछ कर सकती है। इसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थीं और जो कुछ वहाँ हुआ था वह बताते हुए मैं शर्म से ज़मीन पर गड़ने लगा। एक बीवी कैसे अपने ही पति के साथ, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस रात क्या हुआ था। मेरा नाम रोहित है। मेरे बाबा एक सरकारी अफसर हैं और कुछ न कुछ वक्त उनका तबादला होता रहता था। इस बार भी बाबा का तबादला हुआ था तो हम कानपुर पहुंच गए। नई जगह, नए लोग और नया घर। मैं उन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। मैं एक लड़का था और मेरे लिए अपने दोस्तों को छोड़कर बार बार जगह बदलना बहुत मुश्किल काम था। मैं उस घर में आकर सिवाय दीवारों को ताकने के कुछ नहीं कर सकता था। माँ सारा दिन मुझे घर के कामों में लगा कर रखती थी क्योंकि सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था और रात को जब मैं थक हार के कमरे में जाता तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। हर बार ऐसा ही होता। हमें अपना स्कूल और दोस्त सब कुछ छोड़ना पड़ता था। शुक्र था कि इस बार मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ आया था, वरना फिर मुझे नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ता। हमें यहाँ आए 4-5 दिन ही गुजरे थे। हम आस पड़ोस में बिल्कुल अनजान थे। मेरा कमरा छत पर था। रात के वक्त छत पर खड़े होकर मैं गली के नज़ारे ले लिया करता था। आसपास के घरों में झांकने का मुझे कोई शौक़ नहीं था और ना ही ऐसी मेरी आदत थी। लेकिन जब से मैं आया था अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखकर कुछ हैरान था। मेरे पड़ोस वाले घर में एक 22 साल की लड़की तकरीबन 70-80 साल के आदमी के साथ रहती थी। मेरे ख्याल से वह बाप बेटी थे जो शायद तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन रात के वक्त वह दोनों जिस तरह अपनी गाड़ी से उतरते तो मैं उनके अंदाज को देखकर हैरान रह जाता। वह 22 साल की लड़की जिस तरह उस 70 साल के मर्द का हाथ थामकर घर में दाखिल होते, लगता ही नहीं था कि वह बाप बेटी हैं और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने आज तक किसी बाप बेटी के बीच इस कदर करीबी नहीं देखी थी और उनकी उम्र के इस बीच फ़र्क इतना था कि मैं किसी और रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे सवेरे वॉक करने की आदत थी और मैं जब भी वॉक के लिए निकलता और करीबी पार्क में जाता तो वह दोनों भी मुझे वहाँ वॉक करते दिखाई देते। लेकिन आपस में ही वह इस कदर मगन होते कि मैं कभी उनसे बात ही ना कर
पाया था। उनका रिश्ता मेरे लिए पहेली जैसा था। बाप बेटी वह लगते नहीं थे और मियाँ बीवी वो हो नहीं सकते थे। वह लड़की कभी घबराई हुई दिखाई देती तो कभी बहुत उदास। अक्सर बहुत गौर से उसका चेहरा पढ़ा करता था। मेरी नज़र जब भी उन दोनों पर पड़ती तो मैं ज़रूर सोचता कि उनकी दरमियाना क्या रिश्ता होगा। एक हफ्ते में हमारा घर पूरी तरह सेट हो गया था तो माँ ने खुशी में हलवा बनाया और कहने लगी, जाओ पड़ोस में ये भी हलवा दे आओ। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलूं, लेकिन पड़ोस के नाम पर मैं खड़ा हो गया था। इसी बहाने मैं उनसे बातचीत कर सकता था और फिर मुझे पता चल गया कि वह दोनों बाप बेटी हैं या फिर उनकी दरमियाँ कोई और रिश्ता है। वह लड़की भी ना जाने क्यों उदास रहती थी। हलवे की प्लेट लिए मैं उनके दरवाजे तक पहुंच गया। चौकीदार ने अंदर बताया तो वह मुझे अंदर ही बुलवा लिया। यह एक आलीशान बंगला था। बाहर से तो इतना अच्छा मालूम ना होता था, लेकिन अंदर से हर चीज़ यहाँ बहुत ही कीमती थी। कुछ ही देर में वह 22 साल की लड़की ड्राइंग रूम में आई तो मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। बल्कि वह निहायत ही हसीन और खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक जा रहे थे और चेहरे पर सजी धीमी मुस्कुराहट अंधेरी रात में चांदनी की तरह मालूम हो रही थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे सामने टांग पर टांग जमाकर बड़ी खूबसूरती और नजाकत से बैठ गई। उसके अंदाज में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे चौंकने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम रोहित है और मैं पड़ोस वाले घर में नया शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए मेरी माँ ने यह हलवा बनाकर भेजा है। उसने नौकर को हलवे की प्लेट उठाने का इशारा किया और बताने लगी कि मेरा नाम रोशनी है और हम 8 महीने से इस घर में रहते हैं। उसका लहजा बहुत ही खूबसूरत था और कोई भी जवान लड़का उस पर दिल हार सकता था और मुझे भी वह पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। उसकी आंखों की उदासी भी उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। इससे पहले कि मैं खुद से उससे कोई सवाल जवाब करता, वह 70 साल का बुढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे फ़ौरन अदब से नमस्ते किया। वह कम से कम मेरे दादा की उम्र का था। रोशनी ने उस बुढ़े से मेरा इंट्रोडक्शन कराया और बताया कि यह मेरे पति हैं। मुझे बुरी तरह झटका लगा, जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। रोशनी 22 साल की कितनी जवान और खूबसूरत लड़की थी। उसका पति 70 साल का बुढ़ा कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं उनके बीच देख रहा था। वह इस रिश्ते का इशारा था और शायद यही बात थी कि रोशनी हर वक्त उदास नज़र आती थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने चेहरे के अंदाज पर काबू पाया और एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरा यहाँ आना अच्छा ना लगा हो। वह बस सिर से पाँव तक मुझे देखते जा रहे थे और रोशनी को उन्होंने इशारे से अंदर जाने को कह दिया था। मेरा दिल बुरा हो गया था। आया तो मैं बहुत खुश था, लेकिन वापसी में बहुत से सवाल मेरे दिल में थे। नौकर प्लेट लेकर वापस आया तो मैंने प्लेट उठाई और अपने घर लौट आया, लेकिन सारा रास्ता मेरे दिमाग में रोशनी का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी जो रोशनी ने उस बुढ़े से शादी कर ली थी? यकीनन वह बूढ़ा रोशनी के साथ बहुत सख्ती करता था। फिर उसे अपनी बीवी पर भरोसा नहीं था। हैरानी तो मुझे रोशनी पर हुई थी। वह कैसे शादी के लिए रजामंद हो सकती थी? अगर बात सिर्फ पैसे की थी तो पैसा तो वह किसी जवान मर्द से शादी करके भी हासिल कर सकती थी। उसे देखकर तो कोई भी जवान और अमीर मर्द उससे शादी कर लेता, लेकिन उसने बुढ़े का साथ क्यों चुना था? मैं तो खुद उसे देखकर दिल हार बैठा था। जो भी था, मुझे रोशनी की किस्मत पर बड़ा अफसोस था। कोई भी लड़की इतनी बड़ी उम्र के मर्द के साथ अपनी खुशी से हरगिज़ तो शादी नहीं कर सकती थी। मुझे यकीन था कि उसे ज़बरदस्ती इस बंधन में बांधा गया। जब से मैं उनके घर से होकर आया था, बहुत ही ज़्यादा रोशनी और उस बुढ़े के बारे में सोचने लगा था। ये रिश्ता मेरे लिए किसी भी तरह से स्वीकार करने वाला नहीं था। मैंने एक बात और महसूस की थी, वह लोग मोहल्ले में ना ही किसी से मिलते जुलते थे, ना ही किसी के साथ उनका आना जाना था। एक शाम गली की एक मंगरारू औरत हमारे घर आई और माँ से मिलकर खुशी का इजहार किया और बातों ही बातों में कहने लगी, आपके पड़ोस वाले भी बहुत ही अजीब हैं। लगता ही नहीं है कि दोनों मियाँ बीवी हैं।
जब ये लोग यहाँ आए थे मैं भी उनसे मिलने के लिए गई, लेकिन उस बुढ़े का अजीबोगरीब रवैया देखकर मैंने तो कानों को हाथ लगाया। पता नहीं इसकी बीवी कैसे इसके साथ गुजारा करती है। मैं वहीं बैठा चाय पी रहा था, उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी तो मैं चौंक गया। इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि रोशनी इस रिश्ते पर हरगिज़ भी खुश नहीं थी। और फिर जब मैंने छत पर सोना शुरू किया तो उस बुड्ढे की चीखों की आवाज़ ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। कुछ रोज़ उनकी चीखें सुनने के बाद मैंने एक फ़ैसला किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत ही गलत हरकत की और छत की दीवार लांघकर उनके कमरे में उतर गया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किस दलदल में जा रहा हूँ। मेरी सोच ने मुझे वहाँ लाकर खड़ा किया जहाँ मुझे हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए था। मैं जीना उतरकर नीचे पहुँचा तो सामने ही बेडरूम था। बेडरूम का दरवाज़ा पूरी तरह खुला था। मैं दबे पाँव वहाँ तक पहुँच गया। फिर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि रोशनी बिस्तर पर गुमसुम सी मौजूद थी और कमरे में कोई नहीं था। अचानक ही रोशनी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो रोने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। मैं बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हो गया। रोशनी बिस्तर पर बैठी हुई थी, वह बहुत रो रही थी। मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? मैं उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर ही यहाँ आया हूँ और वे सब खैरियत तो हैं। लेकिन रोशनी तो जवाब देने के बजाय रोती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे तसल्ली दूँ, कैसे खामोश कराऊँ। पता नहीं वो किस तकलीफ़ में थी। आज तक मैंने उसे उदास और परेशान ही तो देखा था। उसका हुलिया भी बहुत बिखरा हुआ था। वह दुपट्टा भी नहीं पहने हुए थी और गैर मर्द होने के नाते शर्म महसूस कर रहा था। मैंने अपनी नज़रों को पूरी तरह उसके वजूद से चुरा लिया था। उनकी तरफ नज़र उठाकर देखने से भी कतरा रहा था। कुछ देर ऐसे ही गुजरी और फिर जब रोशनी खामोश नहीं हुई तो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, प्लीज़ रोशनी खामोश हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ है ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। और वह एकदम से उठी और चीखती चिल्लाती हुई अपने कपड़े फाड़ने लगी। उसकी इस हरकत पर मैं घबरा गया। देखते ही देखते उसने अपनी कमीज़ को जगह जगह से फाड़ दिया और उसका जिस्म नज़र आने लगा। मैं उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस पर तो कोई जिन या भूत आ गया हो। उसका हुलिया पूरी तरह ख़राब हो गया था, लिबास फटा हुआ और बाल बिखरे हुए थे। मैंने घबरा कर वहाँ यहाँ देखा क्योंकि उसके पति कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और रोशनी की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और इससे पहले कि मैं सारे हाल को समझ पाता, रोशनी का मसला जान पाता, वह बूढ़ा आदमी कुछ पुलिस वालों के साथ कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर चीखते हुए कहने लगा कि मेरी बीवी ने कुछ देर पहले फ़ोन करके यही बताया था कि पड़ोस वाला लड़का उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए घर में घुस आया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रंगे हाथों पकड़ा गया है और मेरी बीवी का हाल तो देखो, इसने तो मेरी इज्जत लूट ली। मैं कहाँ जाऊँगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊँगा। वह खूब शोर मचा रहे थे। रोशनी ने बिस्तर पर पड़ी चादर उठाकर अपने ऊपर पहन ली और रोते हुए अपने पति से लिपट गई। पुलिस वालों ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और वह मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगाने लगे। मैं तो अभी तक सारे मामले को समझ भी नहीं पाया था। इस बूढ़े ने बहुत हंगामा कर रखा था और मुझे गालियाँ दे रहा था। और फिर रोशनी ने रोते हुए पुलिस वालों से कहा कि वह अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती और इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहती है। उसने अपनी इज्जत गंवाई है और इसके बदले वह जुर्माने के तौर पर मुझसे 10 लाख रुपए चाहती है। रोशनी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात समझ आती चली गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया था कि रोशनी जैसी लड़की हवस में इस कदर अंधी हो सकती है कि अपने ही पति के साथ मिलकर ऐसा घिनौना खेल रच सकती है। पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, क्यों भाई, तूने एक जवान लड़की की इज्जत पर हमला किया है और इसके पति की गैर मौजूदगी में इसके कमरे में पहुंच गया। अब पता कि जेल जाकर सलाखों की कैद काटेगा या फिर उसका जुर्माना पूरा करेगा। मेरी हालत ऐसी थी, काटो तो बदन से खून नहीं। इस जुर्म में मैं बुरी तरह फंस चुका था और वो भी ऐसा घटिया इल्ज़ाम कि मैं शर्म से ज़मीन पर गड़ रहा था। मैंने पुलिस वालों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं बेकसूर हूँ और उन दोनों मियाँ बीवी ने बाकायदा प्लान बनाया हुआ था मुझे फंसाने का, लेकिन पुलिस वाले तो
कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थे। उसके इस बयान से पुलिस ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था। मैंने एक नज़र चालाक रोशनी पर डाली तो वह अपने पति के गले लगी हुई थी और उसका पति उसे ऐसे तसल्ली दे रहा था जैसे वाकई में उसकी इज्जत पर हमला हुआ हो। जब पुलिस वालों ने मेरी किसी बात पर कोई एतबार नहीं किया और मुझे मजबूर करने लगे तो कि या तो मैं रोशनी का जुर्माना पूरा करूं या फिर जेल की चक्की पीसूं, तो मैंने मजबूरन जुर्माना पूरा करने की हामी भरी और पुलिस वालों से कहा कि मैं अपने बाबा को बुलवाना चाहता हूं। कुछ ही देर में मेरे बाबा मौके पर पहुंच गए। अब सारी बात उनके सामने आई तो हैरानी से मुझे देखते हुए कहने लगे कि मैं हरगिज़ इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मेरी औलाद ने किसी गैर की औरत की तरफ निगाह डाली। मैं ऐसे लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप मेरे बेटे को अपने साथ ले जाएं। मैं वकील बुलवाता हूँ और ना सिर्फ अपने बेटे को बचा लूँगा बल्कि उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालूँगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ बल्कि एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर हूँ। मैंने कभी अपने रुतबे का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहूँ तो एक फ़ोन कॉल पर इस किस्से को निपटा सकता हूँ, लेकिन हरगिज़ भी अपनी पोस्ट का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन जैसे लोग हमारी शराफत का फ़ायदा उठाएं। जब पुलिस वालों को बाबा के बारे में पता चला तो उनके लहजे में खुद व खुद इज्जत आ गई और बुढ़े और रोशनी को भी खुशक लगने लगी। उन दोनों ने हमें कोई आम से कोई सीधे साधे लोग समझा था जो ब्लैकमेलिंग डर के कारण किसी भी तरह 10 लाख का इंतजाम कर देते और इसलिए उन्होंने मुझे अपना निशाना बनाने का इरादा किया था। उन्हें हरगिज़ भी ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बाबा इतनी अच्छी पोस्ट पर होंगे। दरअसल मेरे बाबा ने कभी भी अपने सरकारी अफसर होने पर घमंड नहीं किया था और ना ही कभी हमारे अंदाज इस बात को दिखाते थे। जब रोशनी और उसके पति को इस बात का एहसास हुआ कि वह इस बार उन्होंने गलत जगह हाथ डाला है तो वह खुद ही पुलिस वालों से कहने लगे उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बात तो मेरी इज्जत पर आ गई थी और बाबा भी पीछे हटने वाले नहीं थे। इसलिए बाबा ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और पता चला कि वह लोग ये फ्रॉड पहले भी कई लोगों के साथ कई जगह पर कर चुके हैं। वह लोग बात को कभी पुलिस स्टेशन तक जाने नहीं देते थे और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। सीधे साधे मासूम लोग अपनी इज्जत बचाने के खातिर उन लोगों को अपनी उम्र भर की जमा पूंजी दे दिया करते थे और बाबा ने तो उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही दम लिया था। बाबा ने मुझे भी खूब डांटा था कि मैं ऐसे किसी के घर में बिना बताए चोर रास्ते से दाखिल क्यों हुआ था, पर मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी थी क्योंकि वहाँ कुछ वक्त जो मैंने रोशनी के कमरे में पुलिस वालों के साथ गुजारा था वह मेरे लिए किसी क़यामत जैसा था। मैंने ऊपर वाले से माफ़ी मांग ली थी कि मैं आइंदा कभी किसी के घर में इस तरह नहीं जाऊंगा और मुझे ये बात भी समझ में आ गई थी कि हर मासूम दिखने वाला चेहरा मासूम नहीं होता बल्कि रोशनी जैसी मक्कार औरतें भी इस दुनिया में आज भी हैं जो लड़कों को अपनी मासूमियत के जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप